अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। ख़राब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में मुल्क की अलग अलग रियासतों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल प्रदेश में 36, उत्तर प्रदेश में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5 और राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक एक की मौत हुई है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंसे हैं। चंद्रताल में 3 फुट बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। कुल्लू में ब्यास नदी के बहाव में आधा सेंज बाजार ही बह गया है। उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। वहां 3 से 5 हज़ार लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल दोपहर 3 बजे तक 207 मीटर पर पहुंच गया। 1978 में यमुना का हाईएस्ट वाटर लेवल 207.49 मीटर पर पहुंचा था। आज ये 207.66 मीटर पर है। इस बार 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज रात तक यमुना का वाटर लेवल 207.72 मीटर तक पहुंच जाएगा। हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में सैलाब के हालात बन रहे हैं। केजरीवाल ने वजीर दाखिला अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मरकज से मदद की अपील की है। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रिडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है, जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है और अगले एक आध दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 10,000 से ज़्यादा टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। दूर दराज के मुश्किल इलाकों में फंसे लोगों को महफूज निकालने के लिए हुकूमत ने 6 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर हो रहा है, फंसे हुए लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। 3-4 दिन से राब्ता नहीं होने से फंसे हुए लोगों की अफराद खानदान की तशवीश बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा मुश्किल लाहौल स्पीति के चंद्रताल में आ रही है, क्योंकि वहाँ 3 फीट से ज़्यादा बर्फ गिरी है। शाम के वक्त का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर रहा है। इस वजह से चंद्रताल तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। 2 दिनों के रेस्क्यू के दौरान इंतजामिया ने लगभग 12 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटा दी है, जबकि लगभग 25 किलोमीटर सड़क को अभी साफ करना बाकी है। इसके बाद ही चंद्रताल से करीब 293 टूरिस्ट रेस्क्यू करना मुमकिन होगा। बताया जा रहा है कि मैसेंजर टीम बर्फ के ऊंचे पहाड़ को पैदल चलकर चंद्रताल गई थी ताकि बर्फ में फंसे लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके कि इंतजामिया उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस की देख रहा था और अभी तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7,000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिया से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया है उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबकी ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी रात मेहनत की है। बाहर से हम एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा लेबर ला रहे हैं। बिजली के एमडी यहाँ बैठे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पानी के लिए बुलाया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स को भी हमने सब जगह बोला है। सुंदर ठाकुर जी हमने कुल्लू मनाली और हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी सब स्थिति पर जायजा रखे हुए हैं। खुशी इस बात की कि हम 50% पर्यटकों को निकालने में सफल रहे हैं और शाम 8 बजे तक हम 80% पर्यटकों को निकालने में सफल होंगे। और बिजली के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, सड़क के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत समय लगेगा।
बहुत नुकसान हुआ है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है और ये तो कम अनुमान है, लेकिन आगे बढ़ सकता है। कल 4 लोगों को भेज दिया, होमगार्ड के सैटेलाइट फ़ोन से भेज दिया। वहाँ 40 दुकानें और 30 घर बह गए हैं। उनको फौरी राहत के तौर पर 1-1 लाख रुपया भेज दिया, खाने का सामग्री वहाँ भेज दिया और वहाँ सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो गया। और मैं व्यक्तिगत तौर से सैंज के लोगों से भी मिलकर आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रताल में, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमें सड़क खुलानी है और हमारे 2 मंत्री चंद्रताल पहुँचेंगे आज, जिसमें हमारे जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जो है वो चंद्रताल में ही टूरिस्टों के साथ स्टे करेंगे। मैंने उन्हें ये दिशा 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले अपोजिशन पार्टियां एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगी। इसमें 25 पार्टियों के शामिल होने का इम्कान है। 17 जुलाई को मीटिंग के पहले एक दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों के कायदीन को डिनर पर बुलाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने ताईद नहीं दी तो वो दूसरी मीटिंग में नहीं आएंगे। पटना में हुई मीटिंग में 17 पार्टियों के कायदीन शामिल हुए थे। इस बार अपोजिशन कुंभे को और मजबूत करने के लिए 8 और पार्टियों को इनविटेशन भेजा गया। इनमें MDMK, KDMK, VCK, RSP, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मनी ने हामी भरी है। इन नई पार्टियों में से KDMK और MDMK 2014 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हामी पार्टियां थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टॉप ऑपोजिशन लीडर्स को अगली मीटिंग में शामिल होने का इनविटेशन भेजा है। कांग्रेस सदन ने एक चिट्ठी लिखकर कायदीन को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पटना में बुलाई गई 23 जून की मीटिंग में उनकी भागीदारी के बारे में याद दिलाया। मुल्क भर में कांग्रेस के कारकुनों और हामियों ने हर रियासत के दारुल हुकूमत में महात्मा गांधी के मुजस्समों के करीब मौन सत्याग्रह मुनक्किद किया। यह एहतजाज राहुल गांधी की लोकसभा से नाअहली के खिलाफ किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 के हत्या की इज्जत के मुकदमे में राहुल गांधी के मोदी सरनेम के मुकदमे में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पार्टी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। हकीकत बयान करता है, निर्दयता से बिना डरे हुए सदन के अंदर सदन के बात को रखता है। कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुले से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का नफरत का जो माहौल बन रहा है, अलग अलग एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसको देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है। देश के लोगों को जागरूक करने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब जानते हो, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने
एक मीटिंग बुलाई थी, प्रदेश के सब नेता वहाँ मौजूद थे और सबने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम इस परिपाटी को तोड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट यहाँ पर होगी। भाजपा के अंदर जो बिखराव है, जो आपस में सर फुटबॉल मची हुई है, सब देख रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन और सत्ता अगर मिलकर हम लोग काम करेंगे तो 25 साल का जो एक क्रम चल रहा है उसको तोड़ सकते हैं। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ही चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप जानते हो जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आवाम को राहत देने के बजाय उनकी बचत को लूटा जा रहा है, क्योंकि वो फर्ज पर नहीं बल्कि बयानात पर भरोसा करते हैं। खड़गे ने कहा कि अच्छे दिन, अमृत काल, कर्तव्य काल, हर चंद दिन बाद बयानिए का नाम सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा जाता है। काम कभी नहीं बदलता, काम वही है। जानलेवा महंगाई मुसल्लत करके लूट काल में आवाम की बचतों पर डाका डालने की रोजाना की चाल। उन्होंने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, महंगाई से नबरद आजमा लोगों को आपके बयान की नहीं, फर्ज पूरा करने की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर कायद अभिषेक मनु सिंघवी ने जीएसटी कवायद में बदलाव को लेकर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी को पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने की अचानक जरूरत क्यों पड़ी। मैं अपने ही प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं आपको। चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक एक एरिना खुला है, उसमें आतंक कैसे फैलाओ? ये मेरे अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो उनको डरा के धमका के कैसे रखो? आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको दबाऊं कैसे? एक नया औजार ढूंढो, एक नया तकनीक निकालो। ये आपको उस व्यापकता में देखना पड़ेगा। और इस सब का आपका एक्चुअल आंकड़ा उपलब्धि का क्या है? आपका आंकड़ा है 24 कन्विक्शंस। 24 कन्विक्शंस अभी हुए हैं इस तरह की चीजों में कई दशकों में। अगर 24 कन्विक्शंस हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा ढांचा सिर्फ प्रताड़ना के लिए, हैरेसमेंट के लिए, दुरुपयोग के लिए ही हो सकता है। और वो दूसरी बात हमने अलग से बात कर ही ली है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और जीएसटी की गड़बड़ी भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पर्चा करके बीजेपी भाजपा का मेंबर बनना है बस। वो आपके सब कुकर्म धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अंत में दोस्तों, ये उस परिप्रेक्ष्य, उस संदर्भ में भी देखना है कि क्या एक संदर्भ में, एक पूरे समाज और राजनीतिक ढांचे में क्या उपयोग या दुरुपयोग हुआ है ईडी की मशीनरी का। अभी कल परसों की बात है, मैं भी उसमें पेश हुआ था श्री रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, वो याचक थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये बार बार जानबूझ करके आपको दुनिया भर में एक ही आदमी मिला है। क्या सिर्फ यही आदमी है जो ईडी का डायरेक्टर हो सकता है? एक बार मना किया हमने, दूसरी बार बना दिया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार बना दिया। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है। और ये परिप्रेक्ष्य है कंट्रोल फ्रीक सरकार, नियंत्रण सरकार, प्रताड़ना सरकार, डरा धमका के रखने वाली सरकार। और आप बार बार जीएसटी की बात करते हैं। आज रियल जीडीपी में कितना कम हुआ है? हमारे पास जो आंकड़े हैं, और मेरे कॉलीग्स ने इसी पोडियम से आपको ब्रीफ भी किया है, पिछले 4 सालों में औसतन विकास दर, हमारे जो फिगर्स हमने दिए यहाँ से, उसमें 3.4% है एवरेज एनुअल। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने 4 जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी के पहलू के साथ साथ उनकी बात भी सुनने की अपील की। पूर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं तो कोर्ट को उनकी बात भी सुननी चाहिए। बिना किसी की बात सुने कोई भी हुक्म जारी न किया जाए। हालांकि अभी तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन वो जल्दी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की
पार्लियामेंट से रुकनियत चली गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट डिफेमेशन केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केसेस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वो 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन यानी 3 BHK वाले घर में रहेंगे। MP रहने तक वो 19 साल तक तुगलक रोड इलाके में सरकारी बंगले में रहे। अपनी पार्लियामेंट की रुकनियत जाने के बाद वो सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर में राहुल शिफ्ट होने वाले हैं वो दिल्ली के साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित का है। राहुल का नया घर 1500 स्क्वायर फीट का है। इस घर से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थोड़ी ही दूरी पर है। दिसंबर में राहुल इस दरगाह पर गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इंतखाबात के वोटों की गिनती चाशुम्बे को दूसरे दिन भी जारी रही। इस TMC इन इंतखाबात में बम्पर बढ़त बनाए हुए है। ग्राम पंचायत में 34,359 सीटें जीत चुकी है। वहीं बीजेपी 9,545 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। पंचायत समिति और जिला परिषद में भी ममता की पार्टी आगे है। इस बीच रियासत में इंतखाबी तशद्दुद का दौर थम नहीं रहा है। बीती रात साउथ 24 परगना के 2 इलाकों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। इनमें 3 लोग मारे गए हैं और SP घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। पहला वाकया भांगर में पेश आया जहां ISF और TMC के वर्कर्स भिड़ गए। यहां ISF के 2 लोग मारे गए। खानदान का इल्जाम है कि हमलावर पुलिस की वर्दी में आए थे और उन्होंने ISF के वर्कर्स के साथ मारपीट की। दूसरा वाकया वहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर रायदिघी में पेश आया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वेस्ट बंगाल एक बहुत बीमार जमहूरियत की मिसाल बन चुका है और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये सब अपोजिशन पार्टी की मौका परस्ती का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए किसी भी हद तक यहाँ लोग जाने को तैयार हैं। अब बेंगलोर में जुटने वाला है, 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, बात अलग है, लेकिन वो खामोश क्यों है? व्हाट हैज हैपेंड टू देम? याद करिए, इन लोगों ने पटना में जो मीटिंग की थी, क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनडेमोक्रेटिक है। संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है और सबसे मुखर आवाज ममता जी की थी। आज मुझे सवाल करना है राहुल गांधी से, आपके भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं ना, क्यों खामोश हैं आप? कुछ नहीं बोलना। सीताराम येचुरी जी, अब तो आपके भी कार्यकर्ता पीट रहे हैं, आप भी खामोश हैं। बाकी मैं DMK और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अधिक विरोध करते हैं CPI, CPM, राहुल गांधी, one is amazed to see their conspicuous silence. उनकी चुप्पी जो है बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब आजाद भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, 45 लोग मारे जाएं, यह आपके लिए कोई विषय नहीं है क्या? इट इज ए 48 लोग मारे जाएं, इट इज ए सिकनिंग साइन ऑफ ए शेमफुल डेमोक्रेसी। एक बहुत ही बीमार लोकतंत्र का शर्मनाक उदाहरण है बंगाल। और जो खामोशी है वो दिखाती है कि ये लोग सब अवसरवादी हैं, स्वार्थी हैं और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मुल्क में ज़्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है। हुकूमत ने कहा कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ये ताज़ा स्टॉक जारी किया जाएगा उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइसेस में बढ़त के बुनियाद पर की गई है।
इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज़्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज़्यादा की जाएगी। हुकूमत ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक जुमा यानी 14 जुलाई से मुहैया करवाया जाएगा, यानी वो जुमे से कम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे। जून के महीने में रिटेल महंगाई के आंकड़े आज शाम 5:30 बजे जारी किए गए। मई के आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े भी जारी किए गए। मई महीने में रिटेल महंगाई माफ कीजिएगा, मई के महीने में रिटेल महंगाई 4.25% पर पहुंच गई थी। कोर्ट में 2 नए जजों के अपॉइंटमेंट पर बार काउंसिल ने मंगल के रोज एक तकरीब मुनक्किद की थी। इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के अंदाज कुछ बदले नजर आए। सीजेआई ने दोनों जजों के इस्तकबाल में फिल्म विजयपथ का गाना देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो और वसीम बरेली का शेर जमीन पर चांद कहां रोज रोज उतरता है सुनाए। कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट कलपति वेंकटरामन विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज प्रमोट किया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिफारिश के 72 घंटे के अंदर दोनों की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंटमेंट से पता चलता है कि कॉलेजियम काफ़ी एक्टिव है और अपने काम के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है। हमने जिन्हें भी चुना है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के का ताउन सभी जजों से तालमेल और उनके कोऑपरेशन से ही चुनाए। हमें सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इस पूरे अमल को 72 घंटे में मुकम्मल कर लिया। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी कायद कृपाल जगीना कत्ल केस के मुलजिम की चाशुम्बे को गोलियों से भूनकर उसका कत्ल कर दिया गया। यह वाकया चाशुम्बे की दोपहर करीब 12 बजे अमोली टोल प्लाजा के पास का है। मुलजिम कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल को पुलिस बस से पेशी के लिए भरतपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था। बस जब अमोली टोल प्लाजा पर रुकी तो वहां मौजूद 2 बदमाश बस में चढ़े। उन्होंने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्ची डाल दी। इसके बाद करीब 15 राउंड फायरिंग कर कुलदीप का कत्ल कर दिया। विजयपाल जख्मी है। दोनों मुलजिमीन सेंट्रल जेल में बंद थे। इस वाकये में 2 पैसेंजर्स को भी गोली लगी है। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के पास एक खातून की लाश के टुकड़े मिले हैं। ये 2 काले बैग में थे, एक में सिर और दूसरे बैग में बाकी जिस्म के हिस्से थे। पुलिस का कहना है कि कुछ जिस्म के हिस्से मिसिंग है जिनकी तलाश की जा रही है। अभी मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। डिप्टी कमिश्नर सागर सिंह कलसी ने कहा कि एक मकामी शहरी ने पुलिस को सुबह 9:15 बजे लाश के टुकड़े मिलने की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे बरामद कर लिया। कटे हुए सिर पर बड़े बाल हैं। इससे अंदाजा लगाया गया कि ये लाश एक खातून की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खातून की उम्र 35 से 40 बरस के बीच है, लेकिन ऑर्थो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही इसकी तस्दीक होगी। कोतवाली थाने में कत्ल का एक केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए क्राइम और फॉरेंसिक टीम को मकामे वाक़े पर बुलाया गया था और पुलिस और सबूत इकट्ठा करने के लिए ड्रोन की मदद से इलाके में तलाशी कर रही है। बेंगलुरु में मंगल के रोज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट पर एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वायर प्रीमियर एयरक्राफ्ट के नोज लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। प्लेन एचएएल के एयरपोर्ट से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। तकनीकी खराबी के बाद पायलट ने वापस एचएएल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रनवे पर काफ़ी दूर तक प्लेन सही तरीके से चलता रहा। पायलट ने पीछे के पहियों के सहारे प्लेन लैंड करवाया। रनवे पर कुछ दूर पानी भरा था, वहां आते आते प्लेन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसके बाद पायलट ने खराब नोज गियर को जमीन से लगा दिया। प्लेन रनवे से टकरा गया। इस वाक़े के वक्त प्लेन में सिर्फ 2 पायलट सवार थे।
हिंदुस्तान की बड़ी आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने 4 शुबे को कहा कि उसने अगले 3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 बिलियन यानी करीब 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। कंपनी ने इस बात की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। कंपनी ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से हम एआई, बिग डेटा और एनालिटिक सोल्यूशन के एक्सपेंशन के साथ साथ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्मों पर तरक्की पर फोकस करेंगे। विप्रो ने अपने एआई फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम विप्रो एआई 360 को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2,50,000 मुलाजमीन को एआई पर ट्रेनिंग देगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।